आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम खान, जो कोरोना वॉरियर्स की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इब्राहिम लाशों को सिर्फ कंधा ही नहीं बल्कि पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार भी करवाते हैं। इब्राहिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू। तो इब्राहिम जी, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है। मैं प्रॉपर लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। और बाकी जो थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविस्ट जो ऊपर वाला जितना काम ले सकता है हम लोगों से, एक छोटी टीम के सहारे हम लोग उसको काम करने की कोशिश करते हैं कि अगर समाज में या आसपास कोई ऐसी जरूरत है जहाँ पे लोगों को लगता है कि हमारी जरूरत है, तो बस कोशिश की जाती है छोटी सी, उसको हम लोग कर सकें। तो कोरोना काल में आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, कोरोना का मसला तो ये है कि लास्ट टाइम जब कोरोना लगा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोगों ने उस टाइम पीरियड में जो सिर्फ जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चा राशन कंट्रीब्यूट करने का काम किया था, तो जितने दिन भी लॉकडाउन रहा उसको लगातार। और इस बार जब हुआ कि एक एक हफ्ता करके बढ़ने लगा, तो पहले तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कच्चा राशन करना शुरू किया, लेकिन बाद में देखा कि जो लेबर क्लास का बंदा है, जो रिक्शे वाले हैं या लेबर जो जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग रोड किनारे सो रहे हैं, उनको लेकिन खाना नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो कच्चा पका नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं थे। तो जहाँ पे लोगों को संसाधन थे, जिनको हम लोग संसाधन प्रोवाइड करा सकते थे, जो वो लोग पका सकते हैं, उनको संसाधन प्रोवाइड करा दी, वो पकाने लगे। और बाकी जिन लोगों को जरूरत ऐसी है कि जो नहीं पका सकते, तो उनको हम लोग डेली शाम को 8 बजे का हम लोगों का एक फिक्स टाइम है। हम लोग शाम को 8 बजे निकलते हैं और लखनऊ में जहाँ कहीं भी पूरे लखनऊ में जो हम लोगों की फिक्स रूट है, 2 टीमें बना रखी हैं, तो एक टीम एक रूट पे, एक टीम एक रूट पे हम लोग निकलते हैं और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको ढूंढ कर उनको खाना दिया जाता है। अच्छा, तो इब्राहिम जी, ये जो लाशों को कंधा देना, उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के हिसाब से करवाना, तो इन सब की तरफ आप कैसे जुड़े? जो है किस तरीके से आपको ये लगा कि इस टाइम पे इस तरह से भी लोगों की मदद की जा सकती है? क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा है तो लोग अपने ही परिवार की डेड बॉडी जो होती है उनके पास आने से डरते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप इस तरफ किस तरह से जुड़े हैं? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो एक उसको आप हादसा कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं। हुआ ऐसा कि हमारे घर के करीब पे एक केशव नगर पड़ता है, मड़ियाओं थाना क्षेत्र के अंदर। वहाँ पे एक महिला थी, उसकी उनकी डेथ हो गई थी। अब कोरोना से हुई या नॉन कोविड हुई, ये तो आज तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी डेथ हो गई और वो 3 दिन तक उनके घर में पड़ी रही, जिसको कुत्ते खा रहे थे। और बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, अगल बगल वालों ने किसी ने भी सुध लेने की कोशिश नहीं की। तो मेरे पास एक फोन आता है कि ऐसी ऐसी चीज, क्या आप वहां पे जाके देख सकते हैं? तो मैं वहां पहुंचा। मैंने जब देखा कि 10-15 मिनट हम लोगों ने वेट किया और पुलिस से भी बात की, तो पुलिस ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम और हमारे एक दो साथी, हमारे टीम मेंबर्स हैं, उन लोगों ने फिर उसके बाद पीपी किट का अरेंजमेंट किया और पीपी किट पहन करके उनकी बॉडी को वहां से निकाला। और निकालने के बाद उनको अंतिम संस्कार कराया। उसके बाद जब वो हो गया, उसके सारा विधि विधान से सारी चीजें करा दी गई। फिर दूसरे दिन सुबह ही एक कॉल आती है कि में लेडीज हैं और पूर्णिया का वाकया है और कोई भी घर में जेंट्स नहीं है और कोविड से उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। घर में एक बेटी है उनकी, वो महिला अकेली है और कोई भी राजी नहीं है पूरी कॉलोनी में या आसपास का बंदा कि जो उनको हाथ लगा सके। तो एक कोविड की बॉडी का हम लोग करवा ही चुके थे और कोई वैसी दिक्कत नहीं थी। और फिर उसके बाद दोबारा भी उसके तरफ वहां पहुंचे और उसको पूरे विधि विधान से उनको ले जा करके उनको एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुला के उनको पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करा करके उसको किया। फिर एक और हुआ, एक मुस्लिम फैमिली का, उनके घर में सिर्फ एक बेटी थी, उनका कोई करने वाला नहीं था, गोमती नगर में, तो वहां करा। बस इसी तरीके से एक अचानक से शुरू हुआ, ऊपर वाले ने भेजा और बस वो लगातार फिर वो चलना शुरू हो गया। जी, जी। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है अपने यहाँ मुस्लिमों पर जो है राजनीति की जाती है, लेकिन आप इससे बिल्कुल ही उलट काम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इस पर तो बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता, पॉलिटिक्स वाला मसला है ये। जी। और बाकी रही बात हिंदू मुस्लिम करने की, तो आज तक अगर आप शुरू से ही देखें, जब से हमारा मुल्क 1947 से ही आप अगर देख लीजिए, तो कभी भी एक दूसरे के साथ ही रह के सारे काम हुए हैं। और जितनी इन सब कामों से सबसे बड़ी खुशी यही है कि अगर इन सब कामों से ये खाई को पाटा जा सकता है, इन नफरतों को दबाया जा सकता है,
तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली ऐसे काम मिले और मैं डेली ऐसा करूं कि जिनसे ये आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी मोहब्बत बनी रहे। और सिर्फ कुछ चंद लोगों के अलावा पूरे देश में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब लोग आपस मोहब्बत से रहते हैं। मेरे भी इतना फ्रेंड सर्कल है, वो सब मतलब ऐसा है कि परिवार है हम लोग। तो बस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी सब ऐसे नहीं है। तो इब्राहिम जी, ऐसे मुश्किल वक्त में जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप खुद कैसा महसूस करते हैं? आपके परिवार के लोग आपसे क्या कहते हैं? किस तरीके का उनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि आप बाहर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसे में कोरोना भी काफी फैला हुआ है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है आपको घर वालों से, और आप खुद कैसा फील करते हैं लोगों की मदद करते वक्त? देखिए, जो खुद फील होता है उसको तो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर वो फीलिंग बयां कर पाते तो एक दिन में हम लोगों की, देखिए जो हमारी जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, तो लॉकडाउन से बिजनेस के क्या हालात है सब बेहतर जानते हैं। तो हमारी औकात नहीं है, ना कि हैसियत है किसी को एक दिन खिलाने की, कि ऊपर वाला ही जो है, रब गॉड जो भी आप समझे, उसी की बदौलत है कि जो हम लोगों को लगातार आज 24 दिन हो गए कंटिन्यू हमारा किचन, जो है कम्युनिटी किचन आप कह सकते हैं, वो चालू है। और रही बात फीलिंग की, तो वो तो करने के बाद ही एक महसूस होती है। रही बात जहां तक घर वालों की, तो अगर घर वालों का सपोर्ट ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की फैमिली है, तो घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, फैमिली का पूरा साथ रहता है। कि अगर फैमिली ना चाहे तो आप नहीं कर सकते कुछ को है, अगर फैमिली ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इब्राहिम जी, जैसे आप लोगों की मदद करते हैं तो कभी आपको हॉस्पिटल्स भी जाना होता होगा। ऐसे में जो लोग कालाबाज़ारी कर रहे हैं, लोग इंजेक्शन, ऑक्सीजन वगैरह पहले से ही खरीद कर रख रहे हैं और उनको दुगने-तिगुने दामों पर बेच रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की जान से ज़्यादा उनके लिए पैसे हो गए, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही कट है। गई, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो जी, गया। जी। जी, मैं पूछ रही थी कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग इंजेक्शंस की, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन्स वगैरह की कालाबाज़ारी कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कालाबाजारी करने वालों के लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि उनको भी ऊपर जाना है और ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। बाकी जो भी आप धन दौलत कमाने की कोशिश आप कर रहे हैं, जी, सिर्फ एक झटका लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए जितना ऊपर वाला हक से दे वही कमाइए, जी, क्योंकि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये जितना सब कुछ है, ये जी, सब अगर मतलब माफी के साथ कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाला नाराज है। जी, और उसकी नाराजगी में भी अगर हम अपना फायदा उठाएंगे, जी, अवसर ढूंढेंगे, तो बिल्कुल उसके लिए तैयार रहना चाहिए सबको, कि आगे कुछ ना कुछ हम लोगों को तकलीफें उठानी पड़ेंगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितनी मैंने खुद लगभग 80 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए हैं, ऑक्सीजन का वो जो मास्क होता है, रेगुलेटर वगैरह, वो प्रोवाइड कराया है और 4 गुने रेट पे खरीदवा के दिलवाया है। जी, तो इस सब चीजों से हमारा भी सामना हुआ है, लेकिन बस वही होता है ना, मरता क्या ना करता वाला हाल। जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लोग बच गए जान। जी, लेकिन फिर भी बस ये है कि लोगों को बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, जी। फितरत है, इंसानी फितरत है, हम इंसान है, तो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। जी, तो इब्राहिम जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना के केसेस इतनी तेजी से फैले, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिसमें इतनी लोगों की जान गई? और सरकार की लापरवाही रही या आम लोगों की लापरवाही रही? किसकी वजह से इतना जो लोगों को अपनी जान देकर खामियाजा भुगतना पड़ा? सॉरी टू से यू, बट मैं बिल्कुल फ्रैंक बोलने वाला बंदा हूँ, बिल्कुल भी जरा सा भी मस्का पानी वाली बात नहीं। जी, पूरे तरीके से सरकार की विफलता रही है, पूरे तरीके से, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहे। जी, और स्टार्टिंग से कोरोना जब से शुरू हुआ, मैं कंटिन्यू मैं फील्ड पे हूँ। जी, लोगों से इंटरेक्शन होता है, लोगों से, कोरोना वालों, पेशेंटों से मुलाकात हुई है। बीच में अभी हम लोगों ने शुरू किया था, जो भी पेशेंट होम आइसोलेशन में है जी, उनको हम लोग घर तक पहुंच खाना और दवाइयां पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो बाहर ना निकले, ताकि उनका किसी से इंफेक्शन हो तो वो कोरोना दूसरों में ना फैल जाए। जी, तो पूरे तरीके से सरकार विफल रही है। अगर ये चुनाव, जो जिला पंचायती के चुनाव हुए हैं, जी, अगर इनको रोका जाता या इनको, लेकिन वो उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए काफी चीजें की गई, जिस वजह से कोरोना फैला और काफी इतने लोगों को अपनी जान गंवानी। तो इसमें सरकार की भी विफलता, और बाकी
कोई इसमें दो राय नहीं है कि लोगों ने भी गलतियां की हैं, अभी भी लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, अभी भी लोग केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो एक 20% ही है। 80% यहाँ पे सरकार की गलती रही है। कोरोना जो मौतों की वजह, जो मौतों का आंकड़ा इतना पहुंचा, इसमें सरकार की गलती। कोरोना फैलना, और ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए कोई आप किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी अधिकारी को या किसी भी उसको को नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो मौत का आंकड़ा बढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अब दूसरी लहर को देखते हुए सरकार, अब जो थर्ड वेव आने को है, जो बताया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर तक ही उसके आने के चांसेस बताए जा रहे हैं, तो क्या सरकार इसके लिए अब तैयार है थर्ड वेव? क्योंकि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या अब इसके लिए तो हॉस्पिटल, सरकार से पूछना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल्स में उतनी सुविधाएं अब मुहैया करवाई गई हैं कि थर्ड वेव से आसानी से लड़ा जा सके? देखिए, हॉस्पिटलों के हाल आपको जानने हैं तो आप खुद उसका एक बार दौरा कर सकते हैं कि क्या हालात हैं हॉस्पिटलों के। बाकी हाँ, ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हुई हैं, काफी हद तक रिजॉल्व हो गई हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपने खुद ऑक्सीजन के प्लांट लगा लिए हैं। और बाकी सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है, देखिए माननीय योगी जी या मोदी जी से किसी से बात होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि उनकी क्या तैयारी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं तैयार हैं, जो अभी भी बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन से जान जाने का खतरा है, या और भी तरीके के भ्रम उनके मन में फैले हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आजकल ऑनलाइन जमाना है, आप बिल्कुल पढ़ ले उसके बारे में और लोगों से जानकारी ले ले। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, और सेफ इन द सेंस ऐसा है कि वो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे डिटेल से तो पता चलेगा आपको कि वो वैक्सीन के अंदर एक्चुअल है क्या और वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो इसलिए जो कोशिश यही करनी चाहिए कि जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैले, और कोशिश हम लोग भी यही करते हैं कि जो पेशेंट्स वगैरह ऐसे मिलते हैं या जिनके घर में पेशेंट्स हो चुके हैं तो उनसे इंटेक्शन को यही कहते हैं कि आप वैक्सीन लीजिए, और वैक्सीन आपको सेफ रखेगी। वो जो एक आध दिन बुखार वगैरह आता है, बंदा उससे डरा हुआ है, वो तो नॉर्मली भी आता है, तो लोगों को यही समझाने की कोशिश की जाए, और सरकार इस पर थोड़ा सा कोशिश करे कि अफवाहों पर ध्यान ना लोग ना दें, और इनको इतना वो किया जाए कि लोग वैक्सीन ले, क्योंकि वैक्सीन लेंगे तो मृत्यु दर में जाहिर सी बात है कमी आएगी और इस बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इब्राहिम जी, आप हमारे मंच के माध्यम से अपनी तरफ से सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? अब मैं ये तो नहीं सबसे कह सकता कि स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि अगर मैं खुद बिजनेसमैन हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि घर में रहने के क्या नुकसान होते हैं। भाई अगर बंदा बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, आप बाहर निकलिए तो बहुत ही जरूरी हो तभी बाहर निकले, पूरा प्रिकॉशंस लें, पूरे तरीके से हमेशा मास्क लगाए रहें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा डायरेक्टली इंटरेक्ट ना हो लोगों से। और जो लोग भी, बस सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है मेरी कि जो आप लोग सभी लोग सक्षम होते हैं इतना, अपने आसपास निकले। अगर आप अपने सिर्फ चौराहों पर रिक्शे वालों को या जो लेबर क्लास रोड के किनारे होती है ना, अगर आप सिर्फ उनका ख्याल रख लेंगे, 4-5 बंदों का ना, तो किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। अब आप खुद सोचें, आप घर में अपना खा के लिए सो रहे हैं और कोई आपके चौराहे पर भूख से मर जाए या कोई पेट पकड़ के सोए, तो वो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो सबसे यही इकलौती रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अपने आसपास भी देख लेंगे, अगर 2 बंदे का भी आपने कर दिया, नहीं आपको पका के दे सकते, आप कच्चा राशन उनको प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि दिक्कतें हैं रिक्शे वालों के साथ, लेबर वालों के साथ, जो लेबर क्लास है। तो बस उन्हीं का ख्याल रखें लोग, अपना सेफ रहें, फैमिली को सेफ रखें और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इब्राहिम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।